हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे केल्विन चक्र के दौरान जो 10 पीजीएल अणु। आज हम पढ़ेंगे कि केल्विन चक्र के दौरान जो प्राथमिक CO2 ग्राही है, RuBP रिबुलोज बाइफॉस्फेट के नाम से जाना जाता है, जो एक 5 कार्बन युक्त CO2 ग्राही है, वो इस चक्र में बार बार कैसे प्राप्त होता है, जिससे केल्विन चक्र या C3 चक्र की निरंतरता बनी रहती है। तो आप जैसा जानते हैं, हमने केल्विन चक्र के अंत में ये पढ़ा कि हमें कुल 12 पीजीएल अणु पीजीए से अपचयन के पश्चात प्राप्त होते हैं, अर्थात फास्फोग्लिसिक अम्ल अपचयन होने के पश्चात 12 अणु पीजीएल अर्थात फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में बदल जाता है। तो ये 12 पीजीएल अणु में से 2 पीजीएल जो होते हैं वो तो ग्लाइकोलाइटिक उत्क्रमण में चले जाते हैं, अर्थात ग्लूकोज के निर्माण में काम आते हैं, जिससे ग्लूकोज और बाद में सुक्रोज और अंत में स्टार्च बनता है। ग्लाइकोलाइटिक उत्क्रमण का अर्थ होता है कि ये ग्लाइकोलाइसिस के विपरीत क्रिया है, अर्थात ग्लाइकोलाइसिस का अर्थ होता है ग्लूकोज का विघटन, जबकि यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण होता है, इसीलिए इसे ग्लाइकोलाइटिक उत्क्रमण या ग्लाइकोलाइसिस की विपरीत क्रिया कहते हैं, जो हम श्वसन क्रिया में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमारे पास जो 10 पीजीएल अणु होते हैं, उनमें से 4 अणु सीधे सीधे DHAP यानी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट रूपी एक एकीटोन निर्मित शर्करा में बदल जाते हैं, जो 3 कार्बन युक्त होती है। फिर अगले पद में 2 अणु पीजीएल और 2 अणु डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में एक 6 कार्बन युक्त शर्करा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ तक दूसरे पद तक आते आते 6 पीजीएल खर्च हो चुके होते हैं, बचे 4, उनका हिसाब रखिएगा। फिर ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के 2 अणु जल की उपस्थिति में फॉस्फेटेज एंजाइम द्वारा एक फॉस्फेट का निष्कासन कर देते हैं, अर्थात एक PO4-3 निकाल देते हैं, और निकालने में फॉस्फेटेज काम आता है, तो 1,6 से बन जाता है केवल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अगले पद में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का जो अणु है वो पुनः 2 अणु पीजीएल के साथ मिलकर एक 2 प्रकार की शर्कराएँ बनाता है, एक 5 कार्बन वाली जिसका नाम है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, और दूसरी 4 कार्बन की इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। दोनों में 2 अणु होते हैं। ठीक है, अगर 2 अणु काम में लिए तो 2 अणु बनेंगे। आप समीकरण का संतुलन देख सकते हैं कि 6 कार्बन फ्रक्टोज के, 3 कार्बन पीजीएल के, कुल 9 कार्बन होते हैं बाईं तरफ, तो 9 कार्बन इधर भी हैं, 5 और 4 के हिसाब से। ठीक है, देख लीजिएगा। फिर ये इरिथ्रोज फॉस्फेट है, 4 कार्बन वाला एक यौगिक है, ये शर्करा है, जो 2 अणु शेष बचे 2 पहले खर्च हो गए, तो जो 2 अणु डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के बचते हैं, उनसे एक ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में एक 7 कार्बन युक्त सीडोहेप्टुलेज 1,7 डाइफॉस्फेट का निर्माण करता है। हेप्टुलोज से अर्थ है 7 कार्बन वाली शर्करा। अब ये सीडोहेप्टुलोज फिर पुनः फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में एक PO4 एल फॉस्फेट अणु का त्याग करता है, जिससे क्या है, ये सीधा सीडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट में बदल जाता है। ठीक है, अब ये 7 कार्बन ये सीडोहेप्टुलेज एक पीजीएल अणु जो बचे हुए 2 शेष हैं, उनसे क्रिया करके 2 प्रकार की शर्करा बनाता है, जो दोनों ही 5 कार्बन वाली होती हैं। एक का नाम है राइबोलोज 5 फॉस्फेट और दूसरे नाम है जाइलोज 5 फॉस्फेट। इस प्रकार 2 हमें 5 कार्बन युक्त शर्करा का उत्पादन होता है। ये दोनों क्रमशः आइसोमरेज और एपीमरेज के द्वारा समावयवीकरण परिवर्तन द्वारा राइबोलोज 5 फॉस्फेट में बदल जाती है। राइबोलोज जो है वो RuBP की प्राथमिक अवस्था है, क्योंकि यहाँ पर एक फॉस्फेट है, जबकि RuBP में 2 फॉस्फेट होते हैं, तो ये RuMP कहलाता है, यानी राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है शॉर्ट में RuMP के नाम से जाना जाता है, अर्थात रिबुलोज मोनोफॉस्फेट। इसमें ATP अणु द्वारा एक फॉस्फेट अणु जुड़ा जाता है, तो ये बन जाता है RuBP, जो कि इस क्रिया का मुख्य और अंतिम उत्पाद है, जिसे हम रिबुलोज बाइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। यह C3 चक्र के अंतर्गत CO2 को ग्रहण करने का कार्य करता है, और रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में कार्बोक्सिलीकरण द्वारा CO2 को 3 कार्बन युक्त कार्बोक्सिल अम्ल
में परिवर्तित कर स्थायी करता है। ठीक है, थैंक यू।